आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और तनावपूर्ण स्थिति पर बात करने वाले हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के तट के ठीक पास आकार ले रही है। ये एक ऐसी कहानी है जो इतिहास की एक गूंज जैसी लगती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज जमीन पर हालात क्या हैं। क्यूबा में इस वक्त पूरी तरह से ब्लैकआउट है और ये स्थिति सच कहें तो अजीब तरह से जानी पहचानी लगती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये तीनों देश क्यूबा, अमेरिका और रूस एक बार फिर से कैरिबियन में इस टकराव की स्थिति तक पहुंचे कैसे? तो देखिए, मार्च 2026 में क्यूबा के हालात बहुत ही नाजुक हैं। पूरे देश में बिजली गुल है, फ्यूल और दवाइयों की जबरदस्त किल्लत है। सोचिए, अस्पताल और स्कूल तक बंद पड़े हैं, सड़कें खाली हैं, सफाई का कोई नामो निशान नहीं। और इस सब के बीच अमेरिकी नौसेना ने क्यूबा की नाकाबंदी कर दी है। दूसरी तरफ से एक रूसी तेल टैंकर मदद के लिए क्यूबा की ओर बढ़ रहा है। अब आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में झांकना पड़ेगा, और ये कहानी एक सदी से भी ज्यादा पुरानी है। देखिए, क्यूबा का जो मॉडर्न इतिहास है ना, वो हमेशा से ही बड़ी ताकतों, खासकर अमेरिका के साथ उसके रिश्तों के इर्द गिर्द घूमता रहा है। 1492 में स्पेन का कब्जा, फिर 1898 में अमेरिका का दखल, और फिर 1902 में आज़ादी तो मिली, लेकिन वो भी अमेरिकी असर के नीचे। और ये सिलसिला बतीस्ता के दौर तक चलता रहा। और इसी कड़ी में एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी प्लैट अमेंडमेंट। ये असल में एक अमेरिकी कानून था जिसने अमेरिका को ये हक दे दिया कि वो क्यूबा के अंदरूनी और बाहरी मामलों में जब चाहे दखल दे सकता है। इतना ही नहीं, ग्वांटानामो बे में नेवल बेस बनाने का अधिकार भी मिल गया। मतलब आज़ादी के नाम पर भी कंट्रोल पूरा अमेरिका का ही था। लेकिन फिर 1959 में सब कुछ बदल गया। ये जो पूरा सिस्टम इतने सालों से चल रहा था, वो एक झटके में टूट गया। वजह थी फिदेल कास्त्रो की क्रांति। कास्त्रो ने अमेरिका समर्थित बतीस्ता सरकार को उखाड़ फेंका, और इसके साथ ही क्यूबा की पूरी दिशा और अमेरिका के साथ उसके रिश्ते हमेशा के लिए बदल गए। और ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। जहां बतीस्ता के क्यूबा में चीनी से लेकर टूरिज्म तक सब कुछ अमेरिकी कंपनियों के हाथ में था, वहीं कास्ट्रो ने आते ही अमेरिकी बैंकों और फैक्ट्रियों समेत सारी विदेशी संपत्ति को सरकारी कब्जे में ले लिया। जहां पहले क्यूबा अमेरिका का पक्का दोस्त था, वहीं अब वो सोवियत संघ के पाले में चला गया। ये अमेरिका के लिए एक सीधी और खुली चुनौती थी। जाहिर है, अमेरिका चुप बैठने वाला नहीं था। जवाब आया बे ऑफ पिग्स आक्रमण के रूप में। CIA ने करीब 1500 क्यूबाई बागियों को ट्रेनिंग दी ताकि वो क्यूबा जाकर कास्त्रो के खिलाफ क्रांति भड़का सकें। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। कास्त्रो की सेना ने इस हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया। ये अमेरिकी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी, और इससे तनाव कम होने के बजाय और भी बढ़ गया। इस नाकामी के बाद अमेरिका ने एक और सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया, जिसका नाम था ऑपरेशन मंगूस। इसका मकसद एक ही था, किसी भी तरह कास्ट्रो की सरकार को गिराना। इसके लिए हर तरीका अपनाया गया। चीनी मिलों में आग लगाना, पुल और पावर प्लांट उड़ाना, रेडियो के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाना, और तो और फिदेल कास्ट्रो को मारने की 650 से ज्यादा बार कोशिशें हुईं। और ये जो संघर्ष था ना, ये जल्द ही क्यूबा और अमेरिका से निकलकर पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया। एक ऐसा खतरा जो दुनिया को परमाणु युद्ध के मुहाने पर ले आया। इसकी शुरुआत हुई अमेरिका की एक चाल से। उसने तुर्की में अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दीं, जो सीधे सीधे सोवियत संघ की जद में थीं। तो जाहिर है, सोवियत संघ ने भी इसका जवाब दिया, और उन्होंने अपनी परमाणु मिसाइलें चुपके से क्यूबा में लगा दीं, जो अमेरिका से सिर्फ 90 मील की दूरी पर थीं। मतलब अब अमेरिका की बारी थी निशाने पर आने की। और इसके बाद शुरू हुए वो भयानक 13 दिन, अक्टूबर 1962 के वो 13 दिन, जब पूरी दुनिया ने सचमुच अपनी सांसें रोक ली थीं। इसी को हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। इस संकट के सबसे तनाव भरे पलों में से एक समुद्र के नीचे हुआ। एक सोवियत पनडुब्बी B-59 को एक अमेरिकी जहाज ने निशाना बनाया। हमला जानलेवा नहीं था, लेकिन इसकी वजह से पनडुब्बी का मॉस्को से संपर्क पूरी तरह टूट गया। पनडुब्बी के कैप्टन वैलेंटिन सवेत्स्की को लगा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। उन्होंने परमाणु टॉर्पीडो लॉन्च करने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन लॉन्च के लिए 3 सीनियर ऑफिसरों की सहमति जरूरी थी। कैप्टन और एक अफसर तो तैयार थे, लेकिन दूसरे इन कमांड वसीली आर्किपोव ने सहमति देने से इनकार कर दिया। सिर्फ एक इंसान के उस नहीं ने उस दिन दुनिया को परमाणु तबाही से बचा लिया। तो परमाणु युद्ध तो टल गया, लेकिन ये टकराव खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये एक बहुत ही लंबे ठंडे दौर में चला गया।
अगले 60 सालों तक यही चलता रहा। एक तरफ अमेरिका ने क्यूबा पर जबरदस्त आर्थिक पाबंदियां लगाए रखीं ताकि कास्त्रो की सरकार को झुकाया जा सके, और दूसरी तरफ थे फिदेल कास्त्रो, जो लगभग 50 साल तक सत्ता में बने रहे। 11 अमेरिकी राष्ट्रपतियों का दौर आया और गया, पर कास्त्रो वहीं रहे। बाद में उन्होंने अपने भाई को सत्ता सौंप दी। और ये सब हमें वापस आज की तारीख में ले आता है, जहां ऐसा लग रहा है मानो इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने की तैयारी में है। क्योंकि सालों से चली आ रही इन पाबंदियों और फिर उसके सहयोगी देश वेनेजुएला के पतन ने क्यूबा की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। आज क्यूबा एक इमरजेंसी जैसी हालत में है। और एक बार फिर वही पुराने खिलाड़ी आमने सामने हैं। अमेरिकी नौसेना ने क्यूबा को घेर रखा है। क्यूबा मदद के लिए बेताब है, और एक रूसी तेल टैंकर बेहद जरूरी फ्यूल लेकर 10 दिन के सफर पर निकल चुका है। तो सबसे अहम बात यह है कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो अचानक नहीं हो रहा। ये उसी पुराने संघर्ष की एक सीधी गूंज है जो असल में कभी खत्म हुआ ही नहीं था। और ये हमें एक आखिरी और काफी परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या कैरिबियन में इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराने वाला है?